हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है सी नीतीश झा और मैं आज आपको फाउंडेशन सीए फाउंडेशन का पेपर 2 जो कि आपका है बिजनेस लॉ, वो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं आज, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। The meaning of the terms agreement and contract and note the distinction between the two। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग मीनिंग देखेंगे कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को बनने के लिए कौन से ऐसे एलिमेंट है एसेंशियल, अगर वो एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखेंगे अबाउट वेरियस टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक बार जब कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है तो कितने तरह का हो सकता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैन बी, जैसे कि वेरियस टाइप्स ऑफ आगे जाके हम पढ़ेंगे, वो चीज़ देखेंगे इसके बाद। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस का क्या कंसेप्ट होता है ये देखेंगे। उसके बाद एंड रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड रिवोकेशन देयर ऑफ। कम्युनिकेशन के क्या रूल्स है, फिर उसके रिवोकेट मतलब वापस करने क्या है, ये सब देखेंगे। ठीक, चलिए ये बेसिकली हम इसमें देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, एग्जाम में 32-35 मार्क्स का कवर करता है। अब आइए मेन पेज पे देखिए 1.1। ठीक है, इसमें है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो कॉन्ट्रैक्ट ना, सबसे पहले आप देखिए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट कैसे होता है। कॉन्ट्रैक्ट में स्टार्ट होने का प्रोसेस जानते हैं। सबसे पहले आइए, सबसे पहले होता है कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है ऑफरर। क्या होता है, ऑफरर। हम डेफिनेशन बाद में पढ़ेंगे, एक बार कंसेप्ट जान लेते हैं। ऑफरर वो ऑफर, फिर एक होता है ऑफरी। ठीक है, ऑफरर मान लीजिए मिस्टर ए हुआ, एग्जाम्पल देख लीजिए उसके बाद डेफिनेशन पढ़ते हैं। ठीक है, ऑफरर ऑफरी, ऑफरर कौन हुआ, जो ऑफर दे रहा है। ऑफरी कौन हुआ, भी सेम ऑफर दे रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मिस्टर ए है, वो मिस्टर बी को ऑफर दे रहा है, तो मिस्टर ए हुआ ऑफरर और मिस्टर बी हुआ ऑफरी। ठीक है, क्या चीज का ऑफर दे रहा है, मिस्टर ए के पास मान लीजिए एक कार था। ठीक है, मिस्टर ए को बी को कह रहा है मैं आपको अपना कार बेचना चाहता हूँ, इस चीज का वो ऑफर मिस्टर बी को दे रहा है। ठीक है, अब मिस्टर बी कह रहा है ठीक है मैं आपका कार खरीदूंगा, तो वो क्या हुआ, मिस्टर बी ने उस चीज को एक्सेप्ट किया। ठीक है, मिस्टर बी उसके बदले में कह रहा है मैं आपको कितने दूंगा, 2 लाख रुपए। मान लो वो कह रहा है मैं 2 लाख, मिस्टर ए कह रहा है ठीक है मैं 2 लाख ले लूंगा आपसे और ये आपको कार सेल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे हुआ क्या है, देखो सबसे पहले मिस्टर ए मिस्टर बी को कह रहा है मैं आपको अपना कार दूंगा, बदले में मिस्टर बी मिस्टर ए को क्या देगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, ये कितना समझ में आ गया। मिस्टर ए है ऑफर, मिस्टर बी है ऑफर। अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके अकॉर्डिंगली देखते हैं इसमें क्या है। सबसे पहले कहा गया है ऑफ एग्रीमेंट, देखते हैं एग्रीमेंट का डेफिनेशन। पहले कॉन्ट्रैक्ट का देखते हैं, फिर उसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे देखेंगे। देखिए सबसे पहले है क्या, कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट किस सेक्शन में दिया गया है, सेक्शन 2H, सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेक्शन 2H। एग्रीमेंट के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या लिखा गया है। इसका सिंपल सा डेफिनेशन है, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ, एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट देखिए, अगर हम देखें इसमें है कॉन्ट्रैक्ट का सिंपली देखेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 कीवर्ड्स हैं, 2H में डिफाइन किया गया है। ठीक है, पहला है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट प्लस एंड, वर्ड एंड मतलब दोनों होना चाहिए। ठीक है, इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ एक तरह से हम कहते हैं इन्फोर्सेबिलिटी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ कुछ भी आप। ठीक है, अब क्या होता है इनका, इसका मतलब एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है, इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब है। अगर हम ये दोनों दो चीजें समझ गए, हमें कॉन्ट्रैक्ट समझने में कोई दिक्कत कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एग्रीमेंट क्या होता है। एग्रीमेंट का हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, एग्रीमेंट समझेंगे,
उसके बाद हम इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ समझेंगे। अगर ये दो चीजें समझ गए तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। चलिए ये पढ़िए। एग्रीमेंट का मतलब है द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E of the act, act मतलब Indian Contract Act, is defined as every promise and every set of promise forming consideration for each other। मतलब देखिए, एक प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रॉमिस, पहले सबसे देखेंगे इसमें वर्ड्स क्या क्या है, देखते हैं। every promise and every set of promise forming the consideration for each other। each other मतलब दो पार्टी हैं यहाँ पे, देखिए जैसे कि एवरी प्रॉमिस, जैसे एक प्रॉमिस हुआ क्या, मिस्टर ए जो है मिस्टर बी को कार दे रहा है, ये प्रॉमिस हुआ। एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, मान लो हो सकता है एक से ज्यादा प्रॉमिस हो सकते थे, यहाँ पे एक प्रॉमिस है। फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मतलब एक दो पार्टी में, जैसे ए है, मिस्टर ए जो प्रॉमिस करेगा वो मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा, और मिस्टर बी जो प्रॉमिस करेगा वो मिस्टर ए के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा। इस चीज को समझिए। अब इसका कंसिडरेशन भी एक पार्टी कंसिडर दूसरे के लिए प्रॉमिस, दूसरे का फिर उसी के बदले में जो वो प्रॉमिस करा है वो जो कंसिडरेशन है दूसरे के लिए प्रॉमिस, ठीक है। प्रॉमिस को तो देखना क्या डिफाइन किया गया, देखते हैं। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted। Proposal when accepted becomes a promise। सिंपल सा है, जिस आदमी के लिए प्रपोजल बनाया जा रहा है, मतलब ऑफर दिया जा रहा है, यहाँ पे कौन है, मिस्टर बी। मिस्टर बी को ऑफर दे रहा है, प्रपोजल दे रहा है, क्या मैं आपको कार बेचना चाहता हूँ। अगर वो अपना एसेंट दे देता है कि हाँ मैं इस कार को खरीदने के लिए राजी हूँ, इस प्रपोजल को क्या हम कह देंगे, प्रॉमिस, क्योंकि उसने अपना एक्सेप्टेंस दे दिया है उस चीज पे कि हाँ मैं इस कार को खरीदने के लिए मिस्टर बी कह रहा है, मैं रेडी हूँ, मतलब उस चीज को एक्सेप्ट करना चाह रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले व्हेन अ प्रपोजल इज एक्सेप्टेड इट बिकम्स अ प्रॉमिस। मतलब अगर कोई प्रपोजल है, जैसे मिस्टर ए जो है अपना कार देने का प्रपोजल दे रहा है मिस्टर बी को, अगर बी एक्सेप्ट कर लेता है वो प्रॉमिस हो जाएगा। और किसके द्वारा प्रॉमिस होगा, मिस्टर ए के द्वारा। किसके लिए, मिस्टर बी के लिए। तो मिस्टर ए का प्रॉमिस मिस्टर बी के लिए कंसिडरेशन हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं एक्सेप्टेड प्रपोजल जो होता है वो प्रॉमिस होता है। और व्हेन प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, जैसे कि इसने ए ने बी को प्रॉमिस किया, वो प्रॉमिस, अब बी ने फिर बदले में ए को कुछ उसके बदले में प्रॉमिस किया। ये जब एक का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो जाता है और दूसरे का पहले के लिए, इसी के सेट को क्या कहते हैं, एग्रीमेंट, ठीक है। इतना चीज समझ में आया, वही लिखा हुआ है यहाँ 4 पॉइंट में डिस्क्राइब किया गया है। When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, that proposal is which is made to him, the proposal become accepted proposal becomes promise। वही चीज क्या है, when the person to whom जिसके लिए प्रपोजल बना गया वो उसने अपना assent दे दिया, प्रपोजल एक्सेप्टेड हो गया, तो वो क्या बन जाएगा, प्रॉमिस बन जाएगा, ठीक है। That's why we can say an agreement is the result of the proposal। Agreement is the result of proposal made by one party to the other party, and the other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration। Agreement किस चीज का रिजल्ट है, वही चीज है, बताया जा रहा है कि प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी। एक पार्टी का प्रपोजल जो है वो दूसरे को दिया गया, अदर पार्टी उस पर एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया प्रॉमिस। और जब एक का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन, दूसरे का प्रॉमिस पहले के लिए कंसिडरेशन, ये चीज वो हो जाता है एग्रीमेंट, ठीक। एग्रीमेंट इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस प्लस कंसिडरेशन, ठीक है। अब दूसरा वर्ड है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब अगर मान लो, देखो इसमें ए ने प्रॉमिस किया बी को कार देने के लिए, बी ने प्रॉमिस किया एक को बदले में 2 लाख रुपए देने का, यहाँ पे एग्रीमेंट हो गया, क्योंकि एक दूसरे का कंसिडरेशन, जो एक दूसरे का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो रहा है, ठीक है। अब इसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब हुआ एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन व्हिच मींस ड्यूली इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एन एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए व्हिच मस्ट बी ड्यूली इन्फोर्सिबल बाय लॉ, मतलब अगर एग्रीमेंट है, कोई सा भी एग्रीमेंट है, जब तक वो इन्फोर्सिबल बाय लॉ नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। दोनों टर्म का आपस में साथ में होना जरूरी है, इस चीज को समझिए। लीगल ऑब्लिगेशन जो होता है वही होता है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। पार्टी के ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब अगर कोई भी पार्टी इसमें से अपने अपने ऑब्लिगेशन मतलब अपने अपने प्रॉमिस को अगर तोड़ता है, जैसे मिस्टर ए बाद में अगर कार नहीं देता है मिस्टर बी को, या मिस्टर बी 2 लाख रुपए नहीं देता है, तो वो दोनों एक दूसरे पे केस कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे लीगली बाइंड करता है। ये चीज समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 लाख टू बी। ए एग्री होता है बी को 2 लाख के लिए कार बेचने के लिए। हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी।
इसमें ए के पास ऑब्लिगेशन है क्योंकि वो बी को कार सेल करेगा, ठीक है। एंड बी हैज राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 लाख। बी के पास क्या राइट है कि वो 2 लाख रुपए देके ए से कार खरीद लेगा, ठीक है। एंड आल्सो बी इज अंडर एन ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख टू ए। बी के पास क्या ऑब्लिगेशन है? बी के पास ऑब्लिगेशन है ए को 2 लाख का पेमेंट करने के लिए, ए के पास ऑब्लिगेशन है बी को कार सेल करने का, ठीक है। एंड ए हैज द राइट टू रिसीव ₹2 लाख। अब देखिए दूसरा है, फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ ₹500 एवरी मंथ। फादर अपने सन को प्रॉमिस करता है कि वो 500 रुपए पर मंथ अलाउंस देगा, मतलब 500 रुपए अपने बेटे को 500 रुपए पर मंथ देगा, ठीक है। बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। बाद में वो मना कर देता है, मतलब फादर अपने सन को मना कर देता है, कोई भी दिक्कत रहा होगा कि मैं, या फिर कुछ हुआ होगा कि मैं आपको 500 रुपए अब नहीं दूंगा। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ एज देयर इज सोशल एग्रीमेंट। सन जो है अपने फादर से वो रिकवर नहीं कर सकता है क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है, सोशल एग्रीमेंट है, इसलिए वो रिकवर नहीं कर सकता। सोशल एग्रीमेंट वो होते हैं जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल नहीं होते हैं, जिसमें एक दूसरे के ऊपर कोर्ट में केस करने का राइट नहीं होता है, ये सोशली बनते हैं, इस चीज को समझिए। इसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, पार्टीज जो होते हैं एक दूसरे को, इंटेंशन नहीं होता है एक दूसरे पे लीगली ऑब्लाइज करने के लिए एक दूसरे को। The son cannot recover the same in court of law as there is a social agreement. This is not created with an intention to create legal relations. Hence, it is not a contract. अब इसमें लीगल इंटेंशन नहीं रहता, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हमने पहले ही पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले होगा एग्रीमेंट और प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसमें क्या है? सोशल एग्रीमेंट। इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, एग्रीमेंट है लेकिन इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या क्या है, ठीक है। मतलब एक एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या डिफरेंस है, चलो आइए देखते हैं। अब है क्या, एक तीसरा एग्जांपल है, देख लेते हैं एक बार। एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन, एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ एटसेट्रा। देयर दीज आर स्टेटस ऑब्लिगेशन आउट ऑफ द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये स्टेटस है, इसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है। कोई आदमी है, उसको अपने बीवी बच्चों का ख्याल रखना है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये आउट ऑफ स्कोप। अब सबसे पहले हम देखते हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, एग्रीमेंट पढ़ लिया, इन दोनों का डिफरेंस, इस दोनों में क्या डिफरेंस है, किसमें? कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है। पहला तो हम नॉर्मली देख लेंगे कि इसका आप मीनिंग लिख दो, दोनों का वही डिफरेंस है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट क्या है, दोनों का आप लिख लीजिए, एक सेकेंड। एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट हो गया, इसका डेफिनेशन आपको पता है, ये लिख देंगे पहले में। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, वो लिख देंगे। अब एक का प्रॉमिस दूसरे के लिए कंसिडरेशन, दूसरे का प्रॉमिस पहले के लिए कंसिडरेशन, एग्रीमेंट हो गया, समझ गए। अब उसी में अगर एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मीनिंग लिख दिया। दूसरा हो गया स्कोप। स्कोप मतलब दायरा, ठीक है। दायरा क्या है दोनों का, तो दोनों में नैरो कौन सा हुआ और दोनों में वाइड कौन सा। नैरो मतलब कम दायरा, वाइडर मतलब बड़ा दायरा, ज्यादा वाइडर कौन सा है। एग्रीमेंट जो है वो वाइडर है, समझिए इस चीज को, इसलिए क्योंकि एग्रीमेंट जो है उसमें दो तरह कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड होते हैं, पहला सोशल, दूसरा लीगल, दोनों चीज कवर होते हैं। जैसे कि मान लो आपने, आपका बर्थडे था, आपने अपने फ्रेंड को इनवाइट किया, ये सोशल एग्रीमेंट हो गया, उसने कहा ठीक है मैं आऊँगा, एक्सेप्ट कर लिया, प्रॉमिस हुआ आपने एक दूसरे के लिए, कंसिडरेशन है। लेकिन इसमें इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, अगर आपका फ्रेंड नहीं आता तो आप जाकर उस पर केस नहीं करोगे, सिंपल सा चीज़ है, सोशल एग्रीमेंट है। मैरिज पे इनवाइट किया, सोशल एग्रीमेंट है। और अगर मान लो आपने किसी को कार सेल किया, ये इसमें लीगल ऑब्लिगेशन, ये सोशल एग्रीमेंट नहीं है लेकिन ये भी एग्रीमेंट है, समझिए। एग्रीमेंट में सोशल और लीगल दोनों आ जाते हैं, जबकि कॉन्ट्रैक्ट में ये सोशल वाले कवर नहीं होते, नैरो हो गया। द मीनिंग, प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रॉमिस,
कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इसमें एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है, सिंपल। और जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं किया जाएगा, जैसे कि कुछ होते हैं सोशल एग्रीमेंट, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते कभी भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। अब वाइडर टर्म कौन सा है? एग्रीमेंट, क्योंकि इसमें लीगल जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, लीगल वाले जो कॉन्ट्रैक्ट, सोशल एग्रीमेंट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों कवर हो जाते हैं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में नैरो है ये, मतलब इसमें खाली जो लीगली इन्फोर्सेबल है, लीगल वाले केस कर सकते हैं, वही खाली कवर होते हैं, सोशल वाले नहीं कवर होते कॉन्ट्रैक्ट में कभी भी। लीगल ऑब्लिगेशन, लीगल ऑब्लिगेशन तीसरा पॉइंट जो हम डिफरेंस, जिस बेसिस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे एक दूसरे को, कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट को, देखने क्या है एग्रीमेंट में। इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। क्या एग्रीमेंट में हो सकता है कि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करे? सोशल एग्रीमेंट अभी पढ़ा था। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स टू द पार्टी, हमेशा राइट नहीं देता है। सोशल एग्रीमेंट बर्थडे या फिर मैरिज आप इनवाइट कर रहे हैं, इसमें लीगल इंटेंशन नहीं है, लीगली राइट नहीं देता है पार्टीज को एक दूसरे के ऊपर, तो समझिए इस चीज को। तो लीगल ऑब्लिगेशन इसमें मे नॉट क्रिएट, मे नॉट क्रिएट क्या लीगल ऑब्लिगेशन। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? नेसेसरी है, नेसेसरी है मतलब जरूरी है। लीगल राइट नेसेसरी होगा, लीगल ऑब्लिगेशन, और पार्टी के पास हमेशा राइट होता है, ऑलवेज राइट, ऑलवेज विज राइट, कुछ राइट होते हैं, देख लीजिए। अब है नेचर, चौथा पॉइंट नेचर। अब ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? कुछ सोशल एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो नेचर में हम क्या दें? ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्यों? क्योंकि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल है। क्यों? क्यों? क्योंकि सोशल वाले एग्रीमेंट पे कभी कॉन्ट्रैक्ट होंगे ही नहीं, क्योंकि और अगर वो इन्फोर्सिएबल हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे जैसे कि। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ऑल एग्रीमेंट आर नॉट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, क्यों? ऑल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले एग्रीमेंट बनना जरूरी है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो, एग्रीमेंट तो होगा ही, वरना वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कहता है एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, दोनों है, तभी जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट, सारे एग्रीमेंट तो होने जरूरी ही हैं, तो वही कहते हैं ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट, उसके बिना तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। अब है एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मतलब, एसेंशियल मतलब क्या होता है? जरूरी। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं, वो दो तरह से डिफाइन की गई है, दो जगह डिफाइन किया है, एक सेक्शन 10 में, एक सेक्शन 10 में नहीं है। एसेंशियल ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, क्या बच्चों? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहला है सेक्शन 10 में। सेक्शन 10 में बताया गया कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि जरूरी हैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक है अदर देन सेक्शन 10, अदर देन सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 में टोटल कितने हैं? 6 चीजें दी गई हैं जो कि जरूरी है, और अदर देन सेक्शन सेक्शन 10 में 5 चीजें ऐसे जरूरी जो जरूरी है। अब सेक्शन 10 क्या डिफाइन करता है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट इफ दे आर मेड बाय द फ्री कंसेंट, सारे एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है अगर वो बनते हैं कैसे? फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज competent to contract for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void। ये सेक्शन 10 में ये चीज कहा गया है, इसको हम पढ़ेंगे थोड़ा आगे, अभी पहले अदर देन सेक्शन 10 पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है।
अदर देन सेक्शन 10 में, अदर देन सेक्शन 10 में मतलब जो सेक्शन 10 में नहीं दिए गए हैं, कुछ ऐसे जरूरी हैं जो चीज कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए जरूरी है, लेकिन वो सेक्शन 10 में नहीं दिए गए वो। ठीक है, पहला उसमें है टू पार्टीज, दूसरा है टू पार्टीज, देखते हैं क्या कह रहा है उसके बाद। पहला टू पार्टीज है, मतलब कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर बनेगा तो टू पार्टीज होने जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट कभी अपने आप से नहीं कर सकते हम, सबसे पहले वन कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट विद हिमसेल्फ। एक आदमी कभी खुद से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। मैं खुद को कार नहीं बेच सकता, मैं खुद के लिए खुद से कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं कर सकता, ये चीज समझिए। एक कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व एटलीस्ट टू पार्टीज, कम से कम दो पार्टीज का होना एकदम जरूरी है। कम से कम, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। वन पार्टी मेकिंग द ऑफर, जिसमें कि दो पार्टी में से एक ऑफर करेगा एंड अदर पार्टी एक्सेप्टिंग, दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। समझ में आया? मतलब दो पार्टी तो होगा, एक ऑफर करेगा दूसरा एक्सेप्ट करेगा, दो पार्टी तो मिनिमम जरूरी है। ए कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो सकता है दो पार्टी में, कि एक पार्टी नेचुरल पर्सन हो, मतलब इंसान हो, जैसे मैं हुए आप हुए, और दूसरा पार्टी हो सकता है जो इंसान ना हो, उसका लीगल एग्जिस्टेंस हो, वो लॉ के द्वारा बनाया गया कोई बॉडी हो, जैसे कि कंपनीज हो सकती हैं, तो हो सकता है। या तो दो दो नेचुरल पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जैसे कि मिस्टर ए हो गया, मिस्टर मैं हो गया, आप हो गए, दो लीगल या फिर क्या कहते हैं, एक नेचुरल पर्सन हो सकता है, दूसरा आर्टिफिशियल हो सकता है, या जो कि जिसका लीगल एग्जिस्टेंस बनाया गया, जिसका नेचुरली जो पर्सन अलाइव नहीं है, जैसे कि हो गया कंपनीज हो गए ये सब, तो वो चीज़ भी हो सकता है। तो वही चीज़ में कहा गया है कंपनी, इट इज नेसेसरी टू रिमेंबर दैट आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज बी असर्टेनेबल। आइडेंटिटी मतलब पहचान, पार्टीज जो भी दो पार्टीज होगा उनका आइडेंटिटी निश्चित होगा, वो चीज हमेशा याद रखना। असर्टेनेबल होगा मतलब निश्चित होगा कि ये पार्टी ये है, वो कभी भी अनिश्चित नहीं होगा कि कोई भी हो सकता है। दो पार्टीज है, दोनों असर्टेनेबल होगा, दोनों निश्चित होंगे। मिस्टर ए है तो मिस्टर ए है, मिस्टर बी है तो मिस्टर, पार्टीज असर्टेनेबल है, आइडेंटिफाइबल है कि ये दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, अब to constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. The seller and buyer must be two different person because the person cannot buy his own goods. कॉन्ट्रैक्ट एक सेल का कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं, मतलब एक मिस्टर ए है, मान लो कोई भी है, वो भी उसमें उसने मिस्टर बी को गुड्स बेचा, तो खुद को नहीं बेच सकता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी देखेंगे तो उसमें दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक आदमी अपना सामान खुद नहीं खरीद सकता, इस चीज को हम लोग। ठीक है, इन स्टेट ऑफ एक केस लॉ दिया गया, इन स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रामन लाल सन्स एंड कंपनी, इसमें व्हेन in state of Gujarat versus Raman Lal and Company, when on dissolution of a partnership, the asset of the firm were divided among the partner, the sales tax officer wanted to tax this transaction. एक पार्टनरशिप फर्म थी जिसमें कि डिसोल्यूशन हो रहा था, उसके एसेट्स जो थे वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो रहे थे, मतलब डिसोल्यूशन फर्म बंद हो रही थी तो उसके जो भी एसेट्स थे वो पार्टनर के बीच में डिवाइड हो रहे थे। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर उस चीज पे टैक्स लगाना चाहता है। इस बात इसमें कहा गया इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल, वो सेल नहीं है। क्यों? द पार्टनर बीइंग जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स एंड कैन नॉट बी बोथ बायर एंड सेलर। पार्टनर जॉइंट ओनर है, फर्म से अलग नहीं है, पार्टनर से जॉइंट ओनर है साथ में, तो एक आदमी खुद को सेल नहीं कर सकता है, वही चीज का जॉइंट ओनर, कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर एक आदमी दूसरे को सेल करता है, दो पार्टी तो तब सेल माना जाता है, उस पर ट्रांजेक्शन टैक्स लगता है, लेकिन यहाँ पे जब डिस्ट्रीब्यूट किया गया तो फर्म से उसको अलग नहीं माना जाता, पार्टनर अपने आप को कोई सेल नहीं कर सकता है, इस पे टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद है पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एक और दूसरा पॉइंट है, पार्टीज जो होते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के बनने के लिए उनका इंटेंशन जो होता है वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का होता है। समझिए इस चीज को कि अगर उनका लीगल इंटेंशन नहीं है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं। पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल obligation. There must be an intention on the part of the parties to create legal relation between them. Parties का intention, दो parties जिनके बीच में contract हो रहा है उनका legal intention होना चाहिए हमेशा कि एक contract create करने के टाइम पे। सोशल और डोमेस्टिक टाइप के कॉन्ट्रैक्ट है उसमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, तो इसलिए वो सोशल एग्रीमेंट होते हैं और वो दे आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, हेंस दे डू नॉट रिजल्ट इनटू कॉन्ट्रैक्ट। इनको
सोशल एग्रीमेंट जो होते हैं उनको हम कोर्ट में इन्फोर्स नहीं कर सकते, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसमें लीगल इन्फोर्सिबिलिटी नहीं रहती है, वो हमेशा सोशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, समझिए। जैसे कि आप किसी को बर्थडे में बुला रहे थे आपका, या फिर मैरिज पे बुला रहे हैं, आपका लीगली इंटेंशन नहीं है कि अगर भाई तू नहीं आया तो मैं तुम पे केस कर दूंगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। आप कोर्ट में इस चीज को बाइंड नहीं कर सकते दूसरे पार्टी को, मैं मेरे शादी में आना ही वरना मैं आप पे केस कर दूंगा, ये चीज पॉसिबल नहीं है। A husband agreed to pay his wife certain amount as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay the promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here in the case, wife could not recover as it was social agreement and the parties did not intend to create legal relations. Husband जो है अपनी वाइफ को, जो कि हस्बैंड जो है अपने वाइफ को कुछ अमाउंट पे करने के लिए एवरी मंथ में, वो बाहर रहता था हस्बैंड उसका, तो उसने अपनी वाइफ को कुछ अमाउंट प्रॉमिस किया कि मैं हर मंथ तुम्हें दूंगा। वाइफ जो है, फिर हस्बैंड जो है उस चीज को फेल कर जाता है वो अमाउंट पे करने से, तो वाइफ उससे रिकवर नहीं कर सकती है कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था, अब मैं आपसे ये अमाउंट हर मंथ जो आपने प्रॉमिस किया था वो रिकवर करेंगे, क्योंकि ये आपस में उन दोनों का सोशल एग्रीमेंट है, लीगल इंटेंशन नहीं था। जब हस्बैंड ने उन्हें कहा था कि मैं आपको 500 रुपये पर मंथ के कुछ भी अमाउंट दूंगा, तो इस हस्बैंड का इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का वाइफ के साथ नहीं था, इसलिए ये सोशल एग्रीमेंट है, और सोशल एग्रीमेंट कभी भी कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं होते हैं। अब मिस्टर लेखपाल है, मिस्टर लेखपाल प्रोमिसेस टू पे 5 लाख टू हिज सन इफ द सन पासेस द सी एग्जाम। मिस्टर लेखपाल का एक बेटा था जो कि सीए कर रहा था, उसने प्रॉमिस किया अपने बेटे से कि अगर तुम पास कर जाओ तो मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा। बेटा पास कर गया, ऑन पासिंग द सन क्लेम्स द मनी, उसने 5 लाख रुपए अपने पापा से मांगे। हियर द सन कुड नॉट रिकवर एज इट वाज अ सोशल, सन उसका क्लेम नहीं कर सकता है 5 लाख, क्योंकि ये सोशल एग्रीमेंट है। अगर लीगल होता तो कर सकता था, लेकिन यहाँ पे सोशल है, क्योंकि बाप बेटे के बीच में कभी भी यहाँ पे लीगल इंटेंशन क्रिएट करने का रिलेशन नहीं बनाया गया था, जब प्रॉमिस किया था कि 5 लाख रुपए मैं तुम पास हो जाओगे दूंगा, ठीक है। And A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of the goods within 30 days. A ने सोल्ड किया गुड्स B को, किस कंडीशन पे कि वो जो है वो विदिन 30 डेज B जो है उसको पेमेंट कर देगा। अगर ए आज बेच रहा है कुछ सामान, तो आज से 30 डेज के अंदर बी उसको पेमेंट कर देगा उस चीज का। हियर ए इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद बी, ए का इंटेंशन है बी के साथ लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का, मतलब अगर बी 30 डेज के अंदर पेमेंट नहीं करता तो एक केस कर देगा कोर्ट में कि इसने मुझे 30 डेज में पेमेंट नहीं किया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। वही इसमें देखो लिखा हुआ है, द सेम इज ए इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप विद बी, हेंस द सेम इज कॉन्ट्रैक्ट ऑन फेल्योर बाय बी फॉर मेकिंग पेमेंट ऑन ड्यू डेट। ड्यू डेट क्या था 30 डेज के अंदर, अगर बी फेल हो जाता है पेमेंट, ए उसको कोर्ट में शू कर सकता है, वही चीज कहा गया, शू कर सकता है मतलब लीगल इंटेंशन था। अब है अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस, कुछ और भी फॉर्मेलिटीज हैं जो कि सर्टेन केसेस में कंप्लाइड करने होते हैं। अब देखते हैं क्या अदर फॉर्मेलिटीज है, देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट में बी रिटन और स्पोकन, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिटन भी हो सकता है, स्पोकन भी, हम लिख के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम बोल के भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोनों का। एज टू लीगल इफेक्ट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट मेड बाय वर्ड और माउथ। लीगल इफेक्ट से देखिए कानूनी इफेक्ट क्या होगा उन दोनों पे, सेम रहेगा, चाहे वो बोल के हम करें या फिर वो लिख के करें। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टी द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटन, लेकिन पार्टीज के बेनिफिट के लिए, क्योंकि एविडेंस रहेगा रिटर्न के केस में, हम प्रेफर करेंगे कि रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो तो ज्यादा सही रहता है। उसके बाद है इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड। कुछ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट, सारे कॉन्ट्रैक्ट, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जिसमें रिटर्न होना जरूरी है। देखो इसमें लिखा हुआ इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट सम अदर फॉर्मेलिटीज हैव टू बी कंप्लाइड विद टू मेक एन एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सिएबल। कुछ ऐसे केस है जिसमें क्या कहते हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज जो कि नेसेसरी होते हैं एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए। कुछ केसेस ऐसे हैं, जैसे कि एग्जांपल है फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड एक्सेप्ट एज अ रिटन कॉन्ट्रैक्ट। अब इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें रिटर्न होना जरूरी है, वरना वो कोर्ट में आप प्रूफ नहीं कर पाओगे, सारी चीजें कहाँ से प्रूफ करोगे, रिटर्न कहीं नहीं है, तो उसको रिटर्न होना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। फर्दर इन केस ऑफ सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द लॉ व्हिच इज इन फोर्स एट द टाइम, further in case of certain contract registration contract under the law which is in force at the time is essential to be valid in case of immovable property हो गया। इन सब के रजिस्ट्रेशन केसेस में आपको रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ओरल नहीं चलेगा, बाय वर्ड्स आप इसे बोल के कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे इस केसेस में, वरना वो दिक्कत। ठीक, thus where there is any statutory requirement that any contract to be made in writing or in the presence of witness or any law relating to the registration of document must be complied with, जहां statutory requirement है कि इस चीज को आप लिख के करेंगे, किसी विटनेस मतलब किसी थर्ड पार्टी पे विटनेस उसके
सामने उस कॉन्ट्रैक्ट को बनाया जाए, जहां रिक्वायरमेंट लॉ कहता है तो वहां वो चीजें करनी होंगी हमेशा हमें, ठीक है। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग मतलब सर्टेनिटी ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी सर्टेन, नॉट वेग और इनडेफिनिट। एग्रीमेंट जो है वो सर्टेन निश्चित होना चाहिए, वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब कंफ्यूजिंग। ए एग्रीमेंट टू सेल टू बी 100 टन ऑफ ऑयल, देयर इज नथिंग सर्टेन इन ऑर्डर टू शो व्हाट काइंड ऑफ ऑयल वाज इंटेंडेड फॉर। ए ने बी को कहा कि वो 100 टन ऑफ ऑयल बेचेगा, अब इसमें कोई सर्टेन नहीं कि कौन सा ऑयल वो बेचेगा, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट में सर्टेनिटी नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि एसेंशियल इसमें क्या है मीन सर्टेनिटी तो है ही नहीं, एसेंशियल एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। अब 9 एग्जांपल इसका एक पढ़ते हैं। XYZ लिमिटेड एग्रीज टू लीज द लैंड टू मिस्टर ए फॉर इंडेफिनिट। XYZ है वो मिस्टर ए को कहता है कि कुछ इंडेफिनिट ईयर्स, कुछ निश्चित ही नहीं है, लीज पे दे रहा है। कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वैलिड एज द पीरियड ऑफ लीज इज नॉट मेंशन्ड। यहाँ पे इंडेफिनिट है मतलब कुछ भी पीरियड हो सकता है, डेफिनिट नहीं है, सर्टेन नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। A possibility of performance of an agreement. The terms of agreement should be capable of performing agreement to do an act impossible in itself cannot be enforced. अब हम ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब उसकी पॉसिबिलिटी हो कि वो परफॉर्म किया जा सके। कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो हम कर रहे हैं जो पॉसिबल नहीं है कि उसका परफॉर्मेंस हो सके कभी। जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि मैं बहुत सारा यहाँ पे जादू से बहुत सारा कुछ जादू दिखा के मैं कुछ भी चीजें यहाँ पे ले आऊंगा। जैसे ये मोबाइल यहाँ पे है, मैं 10 मोबाइल बना दूंगा जादू से, मैं कह रहा हूँ, तो ये परफॉर्मेंस इसका प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ये कि ये परफॉर्म हो सके। 10 मोबाइल नहीं बन सकते हैं। इस टाइप की कॉन्ट्रैक्ट, इस अगर ऐसा कुछ आप कह रहे हैं तो ऐसे तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा इसका, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी नहीं है परफॉर्मेंस का। अब आप कह रहे हैं मैं चांद तारे तोड़ के ले आऊंगा, ये सब चीज पॉसिबिलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस का कभी हो नहीं पाएगा। तो अगर ऐसा कुछ आप कह रहे हैं एसेंशियल नहीं प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद जैसे ए एग्रीज विद बी टू डिस्कवर ट्रेजर बाय मैजिक, मतलब जादू से एक बी को कहता है कि मैं बहुत सारा गहना यहाँ पे या कुछ प्रॉपर्टी धन टाइप का कुछ ले आऊंगा, लेकिन ये पॉसिबल है, जादू से नहीं ला सकता है, पॉसिबिलिटी नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं हो सकता है उस चीज का, पॉसिबिलिटी परफॉर्म है ही नहीं इसमें, तो ये एग्रीमेंट कैन नॉट बी इन्फॉर्म, इट इज नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म। वो परफॉर्म कर इन्फोर्सिबल नहीं हो सकता क्योंकि परफॉर्म नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। इसमें हमने 5 चीजें देखी है एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में। पहला जो है दो पार्टी होने चाहिए। दूसरा पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने का। तीसरा है कुछ केसेस में अदर फॉर्मेलिटीज हैं वो होने चाहिए, जैसे अगर कहीं रिटर्न है या कहीं लिखा हुआ कि विटनेस होना जरूरी है तो वो होने चाहिए वो फॉर्मेलिटीज। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग क्या कहते हैं, अगर मीनिंग जो है किसी कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन वो डिफाइन होने चाहिए, कंफ्यूजिंग नहीं होने चाहिए। 5वां है कि पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाना चाहिए, ऐसा ना कुछ भी आप कह रहे हो कि परफॉर्म ही ना हो पाए फ्यूचर में, अगर ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट करें तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अगर ये 5 चीजें हैं, ये एसेंशियल आता है, ये चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए। चलो ठीक है, आज के लिए इतना।